नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम कंपनी के संवैधानिक विकास क्रम के विषय में पढ़ रहे थे और इससे संबंधित दो वीडियोस आप पहले देख चुके हैं। कंपनी के संवैधानिक विकास से संबंधित यह तीसरा क्लास है और इसके साथ साथ यह इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम क्लास है। इसके बाद में यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर हम मॉडर्न इंडिया के अपने अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के विषय में। 1853 के चार्टर में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान दिए गए थे? तो सबसे पहला प्रावधान तो इसका यही था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, यानी निदेशक मंडल, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो निदेशक मंडल के जो सदस्य होते थे, अधिकारी होते थे, उसकी संख्या पूर्व में 24 होती थी। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इन अधिकारियों की, सदस्यों की संख्या को घटा करके कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल के अधिकारियों या सदस्यों की संख्या को घटा करके 18 कर दिया गया। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें 6 नए सदस्यों की बढ़ोतरी कर दी गई, वृद्धि कर दी गई 1853 के चार्टर के द्वारा। संपूर्ण भारत के लिए, पूरी इंडिया के लिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे ब्रिटिश भारत के लिए अलग से एक विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसने आगे चल करके लघु संसद का रूप लिया, या संसद के रूप में जिसको आगे चल करके जाना गया। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरे भारत के लिए अलग से विधान परिषद की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई, इसे ही आगे चल करके संसद के रूप में जाना गया। इसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज होती थी, ठीक है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में क्या होता था? भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। इस परीक्षा में केवल ब्रिटेन के लोग ही बैठा करते थे, यानी कि कंपनी के जितने भी उच्च पद होते थे, हायर पोस्ट जो होती थी, उन पर केवल अंग्रेज़ों को ही जो है उसमें शामिल होने की जो परमिशन दी गई थी। तो इस एक्ट के द्वारा, 1853 के चार्टर के द्वारा पहली बार यह सामने आता है कि जो भारतीय लोग थे उनको भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होने का मौका इस एक्ट के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जानते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो चीज़ों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो दो संस्थाएं होती थीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इनको हटा करके इनकी जगह पर एक नया पद सृजित किया गया। वो पद कौन सा था? भारत का राज्य सचिव। ठीक है, याद रखेंगे कि किस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों संस्थाओं को समाप्त करने के बाद भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था, तो वो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत का राज्य सचिव पद, नया पद बनाया गया। ठीक है, जो भारत राज्य सचिव होता था, भारत का राज्य सचिव होता था, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, किस व्यक्ति को भारत का राज्य सचिव बनाया जाता था? जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। और इसकी सहायता के लिए, भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक परिषद गठित की गई, जिसको भारत परिषद कहा गया। इस भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटेन की संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ठीक है, भारतीय मामलों पर ब्रिटेन की संसद का क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल हो गया। इस कंट्रोल के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि पहले जो भारतीय मामले होते थे उनको दो संस्थाएं देखा करती थी, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों ही भारतीय मामलों पर जो है देखरेख करती थी, उनकी व्यवस्था जो भी होती थी इन्हीं दो संस्थाओं के द्वारा की जाती थी। जब ये दोनों संस्थाएं समाप्त कर दी गई, भारत का राज्य सचिव पद बना दिया गया, और भारत का राज्य सचिव जो होता था वो ब्रिटिश के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो यहाँ से एक लाइन बनती है, यहाँ से एक चीज़ सीधी सीधी समझ में आती है कि अब भारत के मामलों पर कंट्रोल किसका रहेगा? भारत राज्य सचिव का रहेगा। और भारत राज्य सचिव कौन है? ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारतीय जितने भी मामले थे उन पर ब्रिटेन की संसद का सीधे सीधे नियंत्रण हो जाता है। और इसी एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट का जो पद था, ठीक है, मुगल सम्राट का पद था, उसको भी क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है।
इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। ये गवर्नर से पहले क्या होते थे, जैसे बंगाल के गवर्नर होते थे, बंगाल के गवर्नर के बाद में उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद में उसको भारत का गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई और 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। और इस क्रम में भारत का सबसे पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो होता था ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटेन के राजा का, ब्रिटेन के शासक का सीधा रिप्रेजेंटेटिव होता था, प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक है। 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और सबसे पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में ब्रिटिश राजा का, ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। इसके बाद में देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद जो होती थी गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें जो सदस्यों की संख्या पहले 4 होती थी उसको इसमें बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। इसके साथ साथ वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया, ठीक है। वायसराय की जो विधान परिषद के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, उस विधान परिषद में कम से कम सदस्य कितने रहेंगे, 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को उसमें नॉमिनेट किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। और इस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधानसभा में मनोनीत किए गए 3 भारतीय कौन कौन थे, ठीक है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए गए 3 भारतीय कौन कौन थे, तो वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकन राव। इन 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग की विधानसभा में मनोनीत किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ 1861 के परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उनसे पहले कानून बनाने के और उनका नियमन करने के अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रांतों को फिर दोबारा से कानून बनाने या उन कानूनों में संशोधन करने का अधिकार वापस दे दिया जाता है। अब आता है आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में जानते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए। इसके द्वारा सबसे पहला प्रावधान यही किया गया कि जो विधान परिषद थी उनका विस्तार किया गया, इसके साथ साथ उन्हें और पावरफुल बनाया गया, यानी विधान परिषद जो थी उनको और ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई। इसके साथ साथ इसी परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहले निर्वाचन पद्धति प्रारंभ होना माना जाता है। लेकिन ये जो निर्वाचन पद्धति थी ये उस तरह की निर्वाचन पद्धति नहीं जो वर्तमान समय में प्रचलित है, यानी वर्तमान समय में हम जो भी अपना स्थानीय नेता चुनते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हम वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी और इस अधिनियम में कहीं भी जो चुनाव होता है, चुनाव शब्द जो है इसका कहीं भी प्रचलन नहीं था, यानी जो है निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई थी लेकिन चुनाव शब्द का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो निर्वाचन पद्धति थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी। जो भी नेता चुने जाते थे उनको मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। तो निर्वाचन पद्धति प्रारंभ होती है लेकिन यह कैसी थी, अप्रत्यक्ष थी और कहीं भी इसमें चुनाव शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। जो भी सदस्य निर्वाचित किए जाते थे उनको मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो वायसराय था इसके अधिकारों में भी यहाँ से वृद्धि देखने को मिलती है, यानी वायसराय को जो राजस्व होता था, रेवेन्यू होता था, खर्चा जितना भी हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके साथ साथ जो बजट है, देश का बजट है, ठीक है, उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके बाद में आता है आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो वह है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये जो अधिनियम है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां से मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो संस्थाएं थीं जिनके आधार पर भारतीय मामले जितने भी थे उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता था। ठीक है, किनकी सहायता से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी सहायता से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय मामलों पर कंट्रोल करती थी। इन दोनों संस्थाओं को जब समाप्त किया गया था तो इसके स्थान पर भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। तो जब नाम देखेंगे आप मार्ले मिंटो सुधार, तो यहाँ पे जो मार्ले है वो जॉन मार्ले थे। जॉन मार्ले उस टाइम पे भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो पीछे दूसरा नाम आता है मिंटो, तो मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भारतीय परिषद अधिनियम था, मार्ले जॉन मार्ले जो कि भारत के राज्य सचिव थे, इसके साथ लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे, इन दोनों के द्वारा ही यह लाया गया था। ठीक है, तो मार्ले थे भारत के राज्य सचिव, मिंटो थे भारत के वायसराय। और इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पर निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से ये 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। इसके साथ साथ 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा यानी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। किससे संबंधित? बजट से संबंधित। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट को स्वीकार करने का अधिकार, ठीक है, बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार, इसके साथ साथ बजट से संबंधित जो प्रस्ताव होते थे उनको पारित करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार, बजट को जो बजट से संबंधी प्रस्ताव होते हैं उन्हें पारित करने का अधिकार, इसके साथ साथ बजट को स्वीकार करने का अधिकार उनको दे दिया गया। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है? वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो इसलिए है क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही सबसे पहले सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार, ठीक है, इतिहास में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे एक प्रमुख बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि अब निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो गई। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर जो था ये सिस्टम प्रारंभ किया गया, लेकिन जो वोट देने का अधिकार था, ठीक है, वोटिंग का अधिकार था, क्या वो सभी लोगों को मिल गया था? तो इसका उत्तर है नहीं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो वोट देने का अधिकार था वो कुछ सीमित लोगों को दिया गया था। इसकी कुछ अर्हताएं थी, योग्यताएं थी कि कौन व्यक्ति वोट दे सकता है। तो वोट देने का अधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय जो थी वो या तो 15,000 रुपये थी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, वोट देने का अधिकार सभी को नहीं दिया गया था, सीमित मताधिकार था। और वोट केवल वही लोग दे सकते थे या तो जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक थी या फिर जो 10,000 रुपये वार्षिक लगान के रूप में सरकार को देते थे। ठीक है, इस तरह से 2 योग्यताएं, 2 इसके लिए अर्हताएं नियुक्त की गई थी। ये लोग ही जो है वोट दे सकते थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे, मार्ले मिंटो पढ़ा था, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। तो मॉन्टेग्यू उस टाइम पर आप समझ चुके होंगे कि भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय पर भारत के वायसराय थे। ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, इसीलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा सबसे प्रमुख प्रावधान केंद्र में द्विसदनात्मक, ठीक है, 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना इस एक्ट के द्वारा की गई। और वो 2 सदन कौन कौन से थे उस समय पर? पहला सदन राज्य परिषद कहलाता था और दूसरा सदन जो कहलाता था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। इसके साथ साथ सबसे प्रमुख परिवर्तन और सबसे प्रमुख फैक्ट जो आपकी परीक्षा से संबंधित है और पूछा भी जा सकता है, वो
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार, जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसके द्वारा जो प्रमुख परिवर्तन था वो ये था कि प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली विकसित की जाती है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो है लियोनल कर्टिस। ठीक है, ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस तरीके से प्रारंभ हुई, यानी प्रांतों में दोहरा शासन किस तरीके से प्राप्त हुआ, कि जो प्रांतीय विषय थे या प्रांतों से संबंधित विषय कह लीजिए या मामले कह लीजिए, प्रांतों के जितने मामले थे उन मामलों को दो भागों में बांट दिया गया था। प्रांतीय मामलों को दो भागों में बांट दिया गया। पहले भाग कौन सा था, हस्तांतरित मामले, और दूसरे थे आरक्षित मामले। ठीक है, यानी प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों में यहाँ से बांट दिया जाता है। हस्तांतरित मामले जो थे या हस्तांतरित विषय जो थे, इनका संचालन करने का अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर और विधान परिषद के मंत्रियों को। ठीक है, हस्तांतरित मामलों पर कोई भी निर्णय कौन ले सकता था, गवर्नर या विधान परिषद के मंत्री। और आरक्षित जो मामले थे, ठीक है, आरक्षित जो विषय थे, इन पर निर्णय कौन ले सकता था, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। ठीक है, यानी आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किए जाते थे। वही हस्तांतरित विषयों की बात करें तो ये गवर्नर और उसकी विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा संचालित किए जाते थे। इस एक्ट के द्वारा सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1909 के एक्ट में क्या हुआ था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों को भी अलग से जो है संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन यानी जो आंग्ल भारतीय लोग थे, इसके साथ साथ यूरोपियंस, इन श्रेणियों को भी, इन वर्गों को भी इनके धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर अलग से निर्वाचन की व्यवस्था इनके लिए कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, तो वो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए प्रश्न आपके सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इनके लिए संप्रदाय या वर्ग के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट में की जाती है, तो वह 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके साथ साथ 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। इससे पहले तक क्या होता था, केंद्र और राज्य का बजट एक साथ ही जो है पारित किया जाता था, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्य के बजटों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट है, ये भारत के संवैधानिक विकास या कंपनी के संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आज जो वर्तमान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70 to 80% हिस्सा इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और इसीलिए इस एक्ट को या भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान की जो संज्ञा है वो दी जाती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसका निर्माण कैसे हुआ। 1930 से लेकर के 32 तक, 1930, 1931, 1932, इन 3 वर्षों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। ठीक है, लंदन में 1930 से लेकर के 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के ऊपर चर्चा की गई, और इन संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों, रिपोर्टों और सुझावों के आधार पर इस भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण हुआ। ठीक है,
सबसे पहली चीज ये हो गई। अब इसके बाद में इसके प्रावधानों पर नजर डालते हैं। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रचलित है, संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। और इस संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन आते थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ठीक है, ऐसे भारतीय प्रांत जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, और दूसरी तरफ ऐसी रियासतें जो स्वतंत्र थीं, ठीक है, देसी रियासतें जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही थीं। दो भागों में इस पूरे जो है पूरे क्षेत्र को बांट दिया गया। एक तरफ क्या हो गई? ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और एक तरफ हो गए भारत की जो देसी रियासतें थीं। इसके साथ साथ इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। इससे पहले आपने पढ़ा होगा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो यहां से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की नींव रखी गई? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में जो द्वैध शासन था उसके आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर्स थी उनका बंटवारा कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। जितने भी विषय थे, जितने भी मामले थे, उनको 3 भागों में बांट दिया गया, या 3 सूचियों के अंतर्गत सभी विषयों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। वो 3 सूची कौन कौन सी थी? संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इन सूचियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि जो संघ सूची में जितने भी मामले होंगे, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय रखे गए थे, उन पर केंद्र ही कानून बना सकता था। यानी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का और उन्हें लागू करने का अधिकार किसको दे दिया गया? केंद्र को दे दिया गया। इसके साथ साथ राज्य सूची के जो 54 विषय थे, उन पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती थी। वहीं संवर्ती सूची में जितने विषय थे, उन पर केंद्र और राज्य दोनों में से कोई भी कानून बना सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में संघीय न्यायालय, ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में जाकर के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बर्मा को भारत से अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम ने 11 प्रांतों में से 6 विधानमंडल, ठीक है, 11 प्रांत उस समय पर थे, और उनमें से 6 प्रांतों में जो विधानमंडल थे उनमें 2 सदनों की व्यवस्था करी गई थी, ठीक है। 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। और वो प्रांत कौन कौन से थे, वो विधानमंडल कौन कौन से थे जिनमें 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ये यूपी था। उत्तर प्रदेश को ही संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इन 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी, या द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। 1935 के एक्ट के द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। इसके साथ साथ दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम में देखने को मिलती है। यहाँ से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई, फिर मुस्लिमों को भी अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, पृथक से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। फिर आगे चल कर के सिख जो होते हैं, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन थे, इन सभी को अलग अलग सांप्रदायिक के आधार पर, वर्ग के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था। और उसके बाद में दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग, इनके लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी समझ में आता है, ये हमें महसूस होता है, या ये हम समझ सकते हैं इजीली कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने भारत के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक जाति को, हर वर्ग को बांटने का प्रयास किया, भारत को तोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया गया था, ठीक है।
इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, और राज्यों के लोक सेवा आयोग जो होते हैं राज्यों के, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होते हैं, जैसे हर स्टेट का अलग होता है, यूपी का पीएससी है, राजस्थान का जो है आरपीएससी है, मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी है। तो राज्यों के लिए अलग से, ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग थे, और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। इसके अलावा पहले जो सीमित मताधिकार था उसका यहाँ पे विस्तार किया जाता है 1935 के अधिनियम में। यहाँ पे मताधिकार का विस्तार किया जाता है और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा कितने % पॉपुलेशन को या कितने लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो लगभग भारत की 10% पॉपुलेशन जो थी इसके द्वारा इसको वोटिंग का अधिकार मिल गया था। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1935 के अधिनियम को मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70 to 80% हिस्सा जो है इसी एक्ट के द्वारा निर्मित है। यानी इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे वो लगभग भारत के संविधान में ज्यों के त्यों उठा लिए गए थे, और इसीलिए इसको भारत शासन अधिनियम को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान की संज्ञा इसको दी जाती है। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री में कंपनी के संवैधानिक विकास की जो यात्रा थी वो समाप्त हो चुकी है। और पॉलिटी में बात करें तो यही वाला टॉपिक में पॉलिटी में इसकी कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से जो मॉडर्न हिस्ट्री में कंपनी के संवैधानिक विकास से संबंधित चैप्टर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।